नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी YouTube चैनल प्लस स्टडी में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम संख्या पद्धति का नेक्स्ट टॉपिक परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं और वास्तविक संख्याएं, इन सभी संख्याओं के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल की कोई भी एग्जाम हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, इन्हीं को इंग्लिश के अंदर बोला जाता है रेशनल नंबर। ये क्या होती है, कौन कौन सी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती हैं, भिन्न के रूप में लिखा जाता है या नहीं लिखा जाता है, इन सभी पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में लिख सके, अर्थात P/Q के रूप में लिख सकें, या आप बोलो यहाँ पर P/Q के रूप में इन्हें लिखा जा सकता है, और यहाँ पर Q का मान नॉट इक्वल टू 0 होता है। दोस्तों पहली प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। इसके एग्जाम्पल हैं आपके 3/5, 11। तो दोस्तों आप 11 को 11/1 भी लिख सकते हो, तो ये दोस्तों परिमेय संख्या है। 11, 13 हो या 7/9 हो, ये परिमेय संख्याएं कहलाती हैं सभी। नेक्स्ट है वे संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। वर्गमूल पूरा आता है, अर्थात जैसे √4, अगर हम √4 करें तो इसका मान होता है पूरा पूरा 2 आ रहा है। √9 तो इसका मान आ रहा है दोस्तों 3। √36 तो इसका पूरा पूरा मान आ रहा है दोस्तों यहाँ पर 6। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा आता है, परिमेय संख्याएं ये सभी कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दोस्तों इसकी परिमेय संख्याओं की, थर्ड प्रॉपर्टी, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनंत हो और अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो तो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति किस प्रकार दोस्तों, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। अगर यहां पर दे दे हमें 0.2222, इस प्रकार दोस्तों अनंत तक है, लेकिन एक ही अंक की यहां पर पुनरावृत्ति हो रही है। सेकंड ले हम अगर 0.1414, यहां पर 14 की पुनरावृत्ति हो रही है और अनंत तक हो रही है, तो ये भी दोस्तों यहाँ पर परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अगर हम 0 की बात करें तो 0 एक परिमेय संख्या है। ये दोस्तों स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि 0 क्या है। अगर हम पाई की बात करें तो दोस्तों पाई अपरिमेय संख्या है, ठीक है, पाई अपरिमेय संख्या है, परंतु इसका मान 22/7 एक परिमेय संख्या है और इन्फिनिटी एक अपरिमेय संख्या है। इनको दोस्तों अपरिमेय संख्याओं के अंदर जानेंगे। नेक्स्ट हमारी दोस्तों संख्या है, दोस्तों ये आपको प्रॉपर्टी याद रखनी है कि कौन सी परिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याओं P/Q के रूप में लिख सकते हैं जिन्हें। यहाँ पर दोस्तों अगर हम यहाँ पर 22/7 लिखें, जो पाई का मान नॉर्मल 22/7 इसका मान होता है, तो 22/7 ये दोस्तों परिमेय संख्या है। बल्कि पाई को हम किसी फॉर्म सिंबल के रूप में लिखें तो वो अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इनका वर्गमूल पूरा पूरा जाता है और दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति होती है और अनंत तक होती है, इस प्रकार देख सकते हो। और 0 एक परिमेय संख्या है। ये दोस्तों 4-5 प्रॉपर्टी थी परिमेय संख्याओं की। नेक्स्ट है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसकी भी दोस्तों प्रॉपर्टीज के बारे में यहां पर चर्चा करते हैं, और इन्हीं को दोस्तों इंग्लिश के अंदर बोला जाता है इरेशनल नंबर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी है इनकी, इन्हें ऐसी संख्याएं जिन्हें हम भिन्न के रूप में ना लिख सके, अर्थात P/Q के अंदर Q = 0, बल्कि परिमेय संख्याओं की थी P = 0, P/Q और Q = 0 यहाँ पर अपरिमेय के अंदर होता है और परिमेय के अंदर Q is not equal to 0।
जैसे 3, इसका एग्जाम्पल है 3/0, यहाँ पर P/Q के अंदर Q यहाँ पर 0 है, 4/0 कोई भी हो, तो ये दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या होंगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, ऐसी संख्याएं जिनका वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता है अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। दोस्तों आप रेगुलर इनके नोट्स बनाते चलिए, आपके दोस्तों एग्जाम के अंदर क्विक रीजन के अंदर ये काम आने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हो वर्गमूल पूरा नहीं आता है, वो दोस्तों आपकी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अर्थात √3, √5, √7 इन सभी का दोस्तों वर्गमूल पूरा पूरा नहीं आता। अगर यहाँ पर √9 होता तो √9 का पूरा पूरा मान आ रहा है 3, तो वो परिमेय संख्या कहलाती। बल्कि यहाँ पर √7 है, इसका पूरा पूरा मान नहीं आ रहा है, तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इसकी, यदि दशमलव के बाद अंकों की संख्या अनंत तक हो और अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो तो यह अपरिमेय संख्या कहलाएगी। दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति हो रही हो, लेकिन दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही हो दोस्तों, ये हमें देखना है। जैसे 0.4, 5, 6, 4, 6, 7 कुछ भी हो दोस्तों, यहाँ पर प्रॉपर डिजाइन के अंदर दोस्तों ये अंक नहीं आ रहे हैं, तो वो हमारी अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे कुछ भी हो, पॉइंट के बाद हो 6, 7, 8, 9, 5, 4, 2, 1 कुछ भी हो, ये प्रॉपर डिजाइन के अंदर दोस्तों ये अंक पुनरावृत्त नहीं हो रहे हैं, तो इस प्रकार ये एक अपरिमेय संख्या कहलाएगी। अब नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिटी यानी कि अनंत एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको ध्यान रखना है, 0 परिमेय है, अनंत एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट है यहाँ पर पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई दोस्तों यहाँ पर अपरिमेय संख्या है, बल्कि पाई का मान क्या होता है 22/7, और ये क्या है एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्यों है? क्योंकि इसको आप भिन्न के रूप में लिख सकते हो और P/Q के अंदर Q यहाँ पर नॉट इक्वल टू 0, इसलिए ये एक परिमेय संख्या है। ये दोस्तों कुछ डिफरेंस थे इनके अंदर। तो नेक्स्ट समझते हैं दोस्तों यहाँ पर वास्तविक संख्याओं के बारे में, और परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संबंध में कुछ कॉमन रूल्स हैं, वो भी देखते हैं दोस्तों। इससे संबंधित कुछ रूल हैं, उनको समझ लेते हैं। पहला रूल है कि किसी भी संख्या का वर्ग करने पर 2, 3, 7, 8 नहीं आएगा। अर्थात आप किसी भी संख्या का वर्ग करते हो तो आपके पास 2, 3, 7, 8 कभी नहीं आएगा। जैसे अगर आप 6 का स्क्वायर करते हो तो 6 छंगा 36, इकाई का अंक यहाँ पर 6 आ रहा है, बल्कि 2, 3, 7 नहीं 8 नहीं आ रहा है। तो किसी भी संख्या का स्क्वायर करोगे तो 2, 3, 7, 8 आपको कभी नहीं प्राप्त होगा। सेकंड है ऐसी संख्याएं जिनमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, उनमें वर्गमूल निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, अगर किसी भी संख्या में जिनमें इकाई का अंक 2, 3, 7, 8 होगा, उसका वर्गमूल निश्चित रूप से एक अपरिमेय संख्या होगी। सेकंड रूल आपने देख लिया। थर्ड रूल है परंतु जिनमें इकाई का अंक इसके अलावा होगा वह परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी, उनका वर्गमूल निकालकर हमें देखना होगा। इसको दोस्तों कुछ रूल्स हैं। नेक्स्ट रूल है यदि एक संख्या परिमेय हो और दूसरी अपरिमेय हो तो उनका योग, अंतर, गुणनफल, भागफल हमेशा अपरिमेय ही होगा। जैसे कुछ समझते हैं इसके। अगर इसको हम समझें, जैसे 2 + √3, यहाँ पर एक परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अगर इनके बीच में इन परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा किया जाए या भाग किया जाए, या आप समझो ये सभी दोस्तों परिमेय संख्याओं के बीच में संक्रियाएं करनी है।
अपरिमेय। तो इनका दोस्तों आंसर होगा वो निश्चित रूप से ही एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या हमें प्राप्त होगी। दो अपरिमेय संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल, भागफल परिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है। अपरिमेय संख्याओं का योग, गुणनफल और भागफल। अब दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करते हैं इनके। पहला क्वेश्चन है √2 का परिमेयकरण गुणनखंड है। आपके ऑप्शंस दिए हुए यहां पर 2√2, बी है √3, सी है √11 और डी है नन ऑफ दीज नोट। तो आपको दोस्तों परिमेयकरण गुणनफल का मतलब है आपको इस संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलना है। अगर आप √3 2 को रूट पहली संख्या अगर ए ऑप्शन से ले हम √2 को आप √2 से गुणा करते हो तो √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2 ये बचा हुआ और √2 को √2 से गुणा करोगे तो 2, ये हो जाएगा 4। और 4 क्या है? एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या। तो आपने पता कर लिया है कि √2 का परिमेयकरण गुणनखंड क्या है? 2√2। अर्थात किसी भी संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए जो संख्या से गुणा किया जाता है वो परिमेयकरण गुणनखंड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी तरह का, इससे बेस्ट तरीके से समझ में आएगा आपको। सेकंड क्वेश्चन, √3 का परिमेयकरण गुणनखंड है। आपका दोस्तों √3 का परिमेयकरण गुणनखंड यहां पर निकालना है। तो ऑप्शंस दिए हुए यहां पर डी है ऑल। अब दोस्तों यहां पर √3 को परिमेय के रूप में हमें बनाना है। तो √3 क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है और इसको करना है हम परिमेय संख्या के रूप में पलटना है। तो जिस संख्या से गुणा करेंगे हम वो परिमेयकरण गुणनखंड होगा इसका। तो पहले ऑप्शन से हम चेक करें, अगर हम √3 को 3√3 से गुणा करो तो ये 3 और 3 √3 को √3 से गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा, 3 3 9। ये दोस्तों परिमेय संख्या बन गई। तो ऑप्शन ए भी हमारा सही है। बी से चेक करें, अगर हम बी से अगर हम चेक करें √3 को √3 से गुणा करें तो 3 √3 को √3 से गुणा करोगे तो ये 3 हमारा आंसर होगा। तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इससे चेक करते हैं √3 को 1/√3 से गुणा करते हैं, √3 से √3 कैंसिल, ये बचा 1। तो ये भी हमारा आंसर हो सकता है। अर्थात यहाँ पर आप बोल सकते हो कि √3 का परिमेय गुणनखंड यहाँ पर 3 संख्याएं यहाँ पर मौजूद है, ये तीनों। अर्थात एक संख्या को एक अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या के रूप में बदलने के लिए यहाँ पर कई तरीके हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन सही है। यहाँ पर दोस्तों आपकी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं समाप्त होती हैं। इसके बाद हम वास्तविक संख्याएं के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट संख्या है दोस्तों हमारी वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर। रियल नंबर कौन सी होती है तो उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर दोस्तों वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। अर्थात आप बोल सकते हो कि रियल नंबर के अंदर वास्तविक रियल नंबर के अंदर रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों नंबर्स यहाँ पर शामिल किए जाते हैं। अर्थात r बराबर, इसको रियल नंबर को r से डिनोट करते हैं। r बराबर √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। √4 क्या है? एक परिमेय संख्या। तो 0, इन्फिनिटी, ये सभी दोस्तों यहाँ पर शामिल की जाती है। तो अब इसके कुछ नोट्स हैं, उसके माध्यम से और समझ में आएगा आपको। पहला है राइट या गलत, आपको यहाँ पर चूज करना है। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या
है या होती है। सेकंड है, आपको दोस्तों इनमें से कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सही है, ये आपको समझना है। यहां पर प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, ये आपको देखना है सही है गलत। थर्ड है, प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय होती है, अपरिमेय है। चौथा है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। और लास्ट है पांचवा, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। अगर दोस्तों आपने इन पांचों कथनों के राइट आंसर दे दिए तो आप परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्याएं, इन तीनों संख्याओं के बारे में प्रॉपर रूप से आप यहां पर समझ सकते हो। तो पहला कथन देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है। तो ये दोस्तों आपका कथन गलत है, ये जरूरी नहीं है। यहां पर दोस्तों आप देख सकते हो कि सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक है, बल्कि ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या हो। तो ये आपका पहला कथन गलत हो गया है। सेकंड कथन है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या है। तो ये सही है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या कहलाती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या, ये आपका गलत है। ये जरूरी नहीं है दोस्तों कि प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय हो, वो परिमेय भी हो सकती है। तो ये गलत है। नेक्स्ट है, प्रत्येक परिमेय संख्या वास्तविक संख्या, तो राइट है दोस्तों। प्रत्येक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। नेक्स्ट है, वास्तविक संख्या परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो ये आपका राइट आंसर है कि वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। तो दोस्तों हमने 3 संख्या यहाँ पर कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट संख्या है दोस्तों यहाँ पर पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इसको बोलते हो आप दोस्तों होल नंबर। इनको आप W से डिनोट करते हो, और यदि प्राकृत संख्याओं में हम 0 को भी शामिल कर लें तो वो पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। जैसे अगर दोस्तों प्राकृत संख्याएं 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 अनंत तक जाती हैं, अगर इनके अंदर 0 को शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्या कहलाती है। दोस्तों इस पूर्ण संख्याओं के अंदर इतना ही था। अब होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याओं को आप बोलते हो इंटीजर नंबर, ठीक है। इसको आप किससे डिनोट करते हो, तो इसको आप आई से डिनोट करते हो। आई, अगर दोस्तों हम पूर्ण संख्याओं में माइनस वाली संख्याओं भी जोड़ दें तो वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएंगी। अर्थात आप 0 से अगर पॉजिटिव वाली सभी संख्याएं यहाँ पर शामिल होंगी और नेगेटिव वाली भी सभी संख्याएं यहाँ पर शामिल होंगी। ठीक है दोस्तों, पूर्ण संख्याएं कर ली, पूर्णांक संख्याएं कर ली। अब नेक्स्ट है दोस्तों पूर्णकालिक संख्याएं। पूर्णकालिक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णकालिक संख्या, ये क्या होती है, इसको हम देखते हैं। यदि किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो तो वह संख्या पूर्णकालिक संख्या कहलाती है। सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6 होती है। जैसे हम इसको समझते हैं, किस प्रकार किसी संख्या के गुणनखंडों का योग उस संख्या से दुगुना हो तो वह पूर्णकालिक संख्या किस प्रकार कहलाएगी।
जैसे 6 के गुणनखंड करें कि सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या 6, तो इसी के गुणनखंड कर देते हैं। तो 6 के गुणनखंड यहाँ पर होंगे, गुणनखंड है आपके 1 2 3 और 6। इसके गुणनखंड दोस्तों 1 2 3 6 होते हैं। तो इनका योग करें, इनका योग होता है 1 + 2 + 3 + 6, 6 3 9, 9 और 3 9 और 1 10, 2 12, ये हो जाएगा टोटल 12। और यहाँ पर इसका स्क्वायर हो रहा है, तो 6 का स्क्वायर हो रहा है, यह 12, अर्थात ये पूर्णकालिक संख्या है। तो सबसे छोटी पूर्णकालिक संख्या यहाँ पर 6 है। अगर दोस्तों हम किसी दूसरी संख्या के बारे में चेक करें, जैसे 28 पूर्णकालिक संख्या है या नहीं है, तो 28 के यहाँ पर गुणनखंड क्या होंगे दोस्तों, 1 भी होता है, इसका 2 भी होता है, 4 भी होता है, 7 भी होता है, 14 भी होता है और 28 भी होता है। अब इन संख्याओं का योग करते हैं। अगर इन संख्याओं का योग 28 से दुगुना होता है तो वो पूर्णकालिक संख्या होगी। तो इसको योग करते हैं, 2 1 3 3 4 7 7 2 14 14 2 28 28 दूनी 56। इनका योग आ गया दोस्तों 56। तो ये दोस्तों यहाँ पर 28 दूनी 56 होता है। तो ये दोस्तों पूर्णकालिक संख्या है, ये पूर्णकालिक संख्या है। ठीक है दोस्तों, अगर हम 5 की बात करें, 5 के टुकड़े क्या होते हैं, 1 और 5, इनको योग करें, योग आ रहा है यहाँ पर 6। ये दोस्तों इसका स्क्वायर नहीं है, तो ये पूर्णकालिक संख्या नहीं है। इस प्रकार दोस्तों आप किसी भी संख्या के पूर्णकालिक होने और ना होने के बारे में बता सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर देखते हैं रोमन संख्या। दोस्तों नेक्स्ट संख्या है यहाँ पर रोमन संख्या। दोस्तों रोमन संख्याओं से कुछ खास क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बल्कि इसके बारे में कुछ देख लेते हैं ये क्या क्या होती है। तो आपको दोस्तों 1 से 10 तक की संख्याओं के बारे में तो पता होगा। जैसे कि 1 को आप बोलते हो ऐसे लिखते हो, 2 को इस प्रकार लिख सकते हो, 3 को इस प्रकार लिखते हो, 4 को इस प्रकार लिखते हो, 5 6 7 8 9 और 10। ये दोस्तों 10 तक तो आपको पता है। इसके बाद 1 को आप लिखते हो यहाँ पर आई के रूप में लिख सकते हो, और यहाँ पर v को लिखते हो आप यहाँ पर 5, और x का मान यहाँ पर 10 है, x को लिखते हो 10 के रूप में, और l को रूप दोस्तों 10 तक को आपको पता है तो l लिखते हो 50। ये आपको ध्यान रखना है। l c को लिख सकते हो आप दोस्तों 100, d ये लिखते हो आप 500, और m ये हो गया 1000। ये दोस्तों आपको IVX LCDM ये दोस्तों आपको याद रखना है। ये दोस्तों एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, IVX दे दिया था और उसके बाद पूछा था ब्लैंक पेज देके कि इसके बाद क्या आएगा। यहाँ पर उसने ऑप्शन दे दिए XYZ कुछ भी दे दिया, यहाँ पर L आपका आंसर होगा। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों इसके कुछ रूल्स भी हैं, किस प्रकार X के आगे C लगाया जाता है या नहीं लगाया जाता है, किसी भी रोमन संख्या के ऊपर बार लगाया जाता है तो उस प्रकार उसमें क्या चेंजेस होते हैं, ये सभी दोस्तों फर्दर डिटेल्स हैं। ये इतना आपके एग्जाम्स के अंदर पूछा नहीं जाता है। अब दोस्तों कुछ संख्याएं हैं, आपने दोस्तों इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, खरब तक तो दोस्तों आपने संख्याएं देख ली है। तो उसके आगे कौन कौन सी संख्याएं ये भी आपको दोस्तों पता होनी चाहिए। तो खरब के बाद होगी दोस्तों 10 खरब, 10 खरब के बाद नील के बाद 10 नील, 10 नील के बाद दोस्तों यहाँ पर पदम के बाद महापदम के बाद संत के बाद महासंत। दोस्तों कई बार पूछ लेता है कि संत के बाद कौन सी संख्या आएगी, तो संत के बाद कौन सी महासंत आएगी, तो महासंत। तो महासंत के बाद अंत्य, और अंत्य के बाद महांत्य के बाद मध्य,
मध्य के बाद महामध्य, महामध्य के बाद पारद, पारद के बाद महापारद, और महापारद के बाद धुन, धुन के बाद महाधुन, और महाधुन के बाद असोहिनी, असोहिनी, और असोहिनी के बाद महाअसोहिनी। दोस्तों महाअसोहिनी ये लास्ट संख्या है जिसकी दोस्तों यहाँ पर वैज्ञानिकों ने मान्यता दे रखी है। दोस्तों इसके संबंध में हमने हर प्रकार के क्वेश्चन यहाँ पर देख लिए हैं। कौन सी संख्याएं होती हैं, कितनी प्रकार की संख्याएं होती हैं, प्राकृत संख्या क्या होती है, वूल नंबर क्या होता है, इंटीजर नंबर क्या होता है, सम संख्या, विषम संख्या, इन सभी के बारे में, पूर्ण संख्या, पूर्णकालिक संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, इन सभी नंबर्स के बारे में हमने वीडियोस के अंदर डिटेल स्टडी कर ली है। तो अब दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मुलाकात करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, मिलते हैं इस तरह की न्यू वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में।